हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंद्र शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, अब हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, तो उनको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। और आइए बिना समय गवाए अपना प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करती हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन में कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है। तो आपसे बता दूं, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम स्कूलों कॉलेजों में ग्रहण करते हैं, विद्यालयों में ग्रहण करते हैं, उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो विद्यालय कॉलेजों जो आपके स्कूल वगैरह होते हैं उससे अदर बाहरी शिक्षा जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। ये आपके विद्यालय स्कूलों में प्रदान नहीं की जाती है। जो बाहरी शिक्षा बाहर जाकर के शिक्षा प्रदान की जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें अब हम बाहर मतलब आपने देखा होगा प्रसार शिक्षा में ग्रामीण जीवन में आपने देखा होगा जो आपके ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए जैसे साक्षरता अभियान है, ठीक है, वहाँ पर 15 से 35 वर्ष के जो प्रौढ़ होते हैं उनके लिए शिक्षा चलाई जा रही है। तो वो शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है अनौपचारिक शिक्षा में। तो ये क्या मानी जाती है? ये आपकी शिक्षार्थी अभिमुखी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं, उनके क्रियान्वयन का प्रश्नानुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपका आएगा इसमें ग्राम शिक्षण मुहिम। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया जाता है? ग्राम। अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, प्रौढ़ शिक्षा में ग्रामीण जो लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा, पहले आएगा ग्राम शिक्षण मुहिम, फिर दूसरा आएगा आपका किसान प्रकार्यात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट। मतलब प्रौढ़ शिक्षा में ग्राम से ही रिलेटेड चीज़ों को रखा गया है और उसी में सबसे पहले मतलब जो किसानों से रिलेटेड है, जो अनपढ़ प्रौढ़ होते हैं उनसे रिलेटेड प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो आपका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 5 मई 1988 को। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपका विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आएगा ग्राम शिक्षण मुहिम, दूसरा आएगा किसान प्रकार्यात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट, तीसरा आएगा युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा और लास्ट आएगा आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 5 मई 1988 को। ठीक है, तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है पढ़ने एवं लिखने की दक्षता को, दक्षता विकास को, इसमें गणित एवं समस्या सुलझाने के कौशल को या फिर आय उत्पादन को। तो ये जो आपका क्रियाशीलता साक्षरता है ये सभी को निश्चित करती है। ठीक है, पढ़ने एवं लिखने की दक्षता को भी, यानी कि पढ़ने लिखने की जो कौशल होती हैं, जो स्किल्स होती हैं उनको भी बढ़ाती है और दक्षता विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट होता है उसको भी बढ़ाती है। ये सभी को निश्चित करती है। तो इसमें आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियाशील साक्षरता का परिणाम क्या होता है? जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना या फिर वातावरण का संरक्षण करना। क्रियाशीलता साक्षरता का जो परिणाम होता है आपका वो होता है उपयुक्त सभी। ठीक है, जीवन गुणवत्ता में भी सुधार लाता है, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है, वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा देता है और वातावरण का संरक्षण भी किया जाता है। तो इसमें आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो अब आपने देखा होगा अध्यापन के लिए एक तयशुदा, अब तयशुदा मतलब आपने स्कूलों में ही तो तय किया जाता है अध्यापन। अब बाहरी शिक्षा में आप प्रौढ़ जो शिक्षा कार्यक्रम है आपका उसमें तय नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोग जंगल भी जाते हैं, कहीं कहीं पर जाते हैं, वो एक टाइम
भी नहीं उनका मैनेजमेंट कर सकते हो आप लोग, एक टाइम से भी वो लोग नहीं आ सकते। और हर चीज़ को आप मैनेजमेंट कर सकते हो तो कहाँ पर कर सकते हो, स्कूलों में कर सकते हो, विद्यालयों में कर सकते हो, गुरुकुल में कर सकते हो। इन चीज़ों का एक टाइम होता है, एक सीमित टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्यापन के लिए तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, आपका औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है, ना कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन में, नॉन फॉर्म। ये जो आपका विस्तार शिक्षा है ये भी आपका प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है। ये भी किसको दी जाती है, ग्रामीण जीवन, ये भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। अनौपचारिक शिक्षा भी आपकी ग्रामीण से ही रिलेटेड है। अनियमित शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये भी आपकी। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो आपकी तयशुदा पाठ्यक्रम में उपयोग की जाती है, यानी कि विद्यालय और स्कूलों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाठ्यक्रम एक लैटिन शब्द कर्सर से उद्भूत है जिसका अर्थ होता है। ये जो आपका पाठ्यक्रम है, ये जो आपकी एजुकेशन है, ये किस शब्द से बना है, लैटिन शब्द से। कौन से शब्द से बना है, कर्सर से बना है, ठीक है। कर्सर का अर्थ क्या होता है, तो कर्सर का अर्थ होता है आपका दौड़ना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है। फ्राइड ने, ग्रॉस एवं कैंडल ने, पीगेट ने या रोस ने। तो ये कहा है ग्रास एवं कैंडल ने। मूल्य हमेशा उनके लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पार्कर के अनुसार कितने मूल्य होते हैं और कौन कौन से मूल्य होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना और जिम्मेदारी तय करना, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना, पहले बनाई गई और आयोजित की गई गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करना, आगे की योजना और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाना जो किए जाने चाहिए। तो 8 का आपका आंसर ठीक हो जाएगा, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना, ठीक है। ये मूल्यांकन चरण की योजना है गृह प्रबंधन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर मेरे को बता दीजिए जो आपका गृह प्रबंधन है ये कैसी प्रक्रिया है, मानसिक, शारीरिक या फिर भौतिक। यहाँ पर मेरे को कमेंट में बताना है आपको गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन को निर्णय का हृदय किसने कहा है, गृह प्रबंधन में निर्णय को हृदय किसने कहा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, ये सत्य असत्य, संबंधित नहीं है या विवादित है। तो ये सत्य है, ठीक है, इसका वन आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक कौन सा होता है। छोटे बच्चों को आप मारोगे तो भाई मार भी नहीं सकते उनको ज़्यादा, और आप प्यार से समझाओगे तो उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो प्यार से समझ सकें। तो इसलिए छोटे बच्चों को डराने के लिए एक उद्दीपक जो माना जाता है, महत्वपूर्ण उद्दीपक जो माना जाता है वो आपका एकाकीपन है। आप उसको मतलब अगर आपका छोटा बच्चा है और वो आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप रूम में बंद कर दीजिए, वो एकदम तुरंत डर जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो एकाकीपन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है। प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि या असाइनमेंट विधि। तो ये जो आपकी प्रदर्शन विधि है बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है, ठीक है। प्रदर्शन विधि हमेशा बड़े लोगों में यूज़ की जाती है, बाल केंद्रित विधियों में यूज़ नहीं की जाती है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था। फ्रोबेल ने, पेस्टालोजी ने, जॉन डीवी ने या मारिया मोंटेसरी ने। तो किंडरगार्टन व्यवस्था को फ्रोबेल ने स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा व देखभाल करती है उन्हें क्या कहती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, क्रेच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्रेच कहा जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों की जो सहायता संरक्षित और देखभाल करती है वो क्रेच करती है। इसमें क्या होता है, जो मजदूर लोग होते हैं जो फैक्ट्रियों में जाते हैं उनके बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो अपना क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ जाते हैं सुबह को और शाम को आकर के वापस अपने बच्चों को ले लेते हैं। तो ये जो क्रेच संस्था है आपकी, ये 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों की यहाँ पर देखभाल करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है रिमांड घर क्या होता है। रिमांड घर में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है।
और ये जो बालवाड़ी है इसमें आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। बालक का बायां हाथ या दाहिनी हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, अधिगम पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर या फिर आपके बालक की इच्छा पर। तो बालक का जो बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है मस्तिष्क प्रभुत्व पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है, जिसकी भविष्यवाणी होती है। शरीर के सभी भागों का विकास एक सा होता है या प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा जिसकी भविष्यवाणी होती है। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर। इसका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम शारीरिक परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान जो संबंधित है वो आपकी उपयुक्त सभी से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? तापमान परिवर्तन, श्वास लेना या चूसना व निगलना या उपयुक्त सभी। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन हो जाएगा आपका 18 का चौथा, क्योंकि सांस लेना भी, बाहर के वातावरण में सामंजस्य बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है शैशवावस्था के बच्चे के लिए। तो इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। ठीक है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन क्यों कम होता है? वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। नेक्स्ट है, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? विकोष्ठ, बेमिन, मृदु भोजन या फिर बिस्किट। तो विकोष्ठ आपका नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है, शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि बढ़ाता है। तो सबसे अधिकांश भार किस में होता है? मांसपेशी में, हड्डी में, वसा में, त्वचा में, मांसपेशियों में। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डैश के कारण हो जाता है। किसके कारण नवजात को हीमोलाइटिक रोग हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है आरएच असंगता, एबीओ असंगता, हीमोग्लोबिन की कमी से या इनमें से कोई नहीं। आरएच असंगता के कारण नवजात को हीमोलाइटिक रोग हो जाता है। धीमा विकास करने वाले बच्चे को इसके द्वारा पहचाना जाता है, गति, कुशलता, समन्वय में देरी। पहला आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांतों में कितने दांत होती हैं? तो दांतों के प्राथमिक सेट होती हैं, उनमें 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं आपके। नेक्स्ट है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई की बात कर रहा है यहाँ पर। तो औसत ऊंचाई कितनी होगी? 50 सेमी। ठीक है। अगर आपसे सामान्य ऊंचाई की बात करेगा तो 45 सेमी होगी। औसत ऊंचाई की अगर बात करेगा तो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी? 50 सेमी। ठीक है। यौवनावस्था की बाधा में शामिल, यौवनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। तो इसमें यौवनावस्था की बाधा में जो शामिल है आपका वो आएगा शारीरिक बाधा। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, उसके जो जीन्स वगैरह होते हैं वो चेंज होती, उसमें जो वातावरण होता है शारीरिक, आपने देखा होगा बच्चे के बाल आना, उसकी अंदर की जो मानसिक चीज़ें होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। यौवनावस्था में बच्चा अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता है ना। तो उसमें शारीरिक जो बदलाव होता है वो सबसे ज़्यादा बैरियर होता है। ठीक है। यौवनावस्था में सबसे ज़्यादा अगर बैरियर है तो वो क्या है? फिजिकल बैरियर सबसे ज़्यादा बाधा बनता है। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या फिर आपका 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। तो 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है। ठीक है। छद्म परिपक्वता काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को छद्म परिपक्वता काल कहा जाता है। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक होता है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उनके सर्वांगीण विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। 29 का पहला आंसर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह एक प्रकार की जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उनके सर्वांगीण विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 20 से 50 वर्ष, 20 से 39 वर्ष, 25 से 50 या 25 से 60। संदर्भ व्यक्ति की जो आयु वर्ष होती है वो आपकी 20 से 39 वर्ष होती है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे बता दूँ, इसमें 4 प्रकार की आयु होती है और ये किसने कहा है? जो आपकी संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष है ना, ये मैंने इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक बताया, 20 से 39 वर्ष होती है। अब यहाँ पर हम आयु की ये जो आपकी आयु वर्ष पूछा जा रहा है, ये किसने बताई है? संदर्भ व्यक्ति, संदर्भ आयु जो है व्यक्ति की, ये किसने बताई है? तो ये एक आपके रोडजर्स नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवार की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, एक अवस्था बताई है आपकी फाउंडेशन स्टेज यानी कि आधारीय अवस्था। ये विवाह से 4 वर्ष की अवस्था जो होती है आपकी आधारीय अवस्था मानी जाती है। और दूसरी बताई है आपकी विकसित अवस्था, जिसको द डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है। ये आपकी 5 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की मानी जाती है। तीसरी होती है मूल्यांकन उपलब्धि और पुनर्समायोजन की अवस्था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने ये जो आपकी संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष है, ये इसको मूल्यांकन उपलब्धि और पुनर्समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, जो कि आपकी 20 से 39 वर्ष तक की होती है। और एक अवस्था आपकी बताई है सेवानिवृत्ति, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ स्टेज की जो एज होती है वो आपकी कितनी होती है? तो ये विवाह से 40 वर्ष तक की जो एज होती है वो सेवानिवृत्ति की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी यहाँ पर रोजर्स ने परिवार की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक आपकी आधारीय अवस्था, दूसरी विकसित अवस्था, तीसरी मूल्यांकन उपलब्धि और पुनर्समायोजन की अवस्था और चौथी आपकी सेवानिवृत्ति की अवस्था। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना, आधारीय अवस्था विवाह से 4 वर्ष तक की होती है और विकसित अवस्था 5 वर्ष से 19 वर्ष की, और मूल्यांकन उपलब्धि और पुनर्समायोजन की अवस्था जो होती है विवाह से 20 से 39 वर्ष तक की होती है, और सेवानिवृत्ति 40 से ऊपर की जो होती है वो सेवानिवृत्ति अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने इस सेशन में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका 31वां, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सामूहिक सभा, गृह भेंट या भूमिका अभिनय या विधि प्रदर्शन? तो वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है आपकी क्या है? गृह भेंट। ठीक है, नेक्स्ट है समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसने समझाया है? तो समीपवर्ती की विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसने समझाई है? वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को समझाया गया है। नेक्स्ट है वॉन फ्रेन ब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम या फिर आपका एंडो सिस्टम? तो ये जो आपका है माइक्रो सिस्टम, ये ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, और ये ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर सिद्धांत किसने दिया है? ब्रॉन फेन ब्रेनर सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये काफ़ी इसको इकोलॉजिकल सिद्धांत भी बोला जाता है। ब्रॉन फेन ब्रेनर सिद्धांत को इकोलॉजिकल सिद्धांत भी बोला जाता है, और ये किसने दिया है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सिद्धांत में कितने सिस्टम होते हैं? तो आपके इसमें 3 सिस्टम होते हैं। और ब्रॉन फेन सिद्धांत में कौन सा पर्यावरण स्तर नहीं है? तो ये आपका माइक्रो सिस्टम नहीं है, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और एंडो सिस्टम है, और माइक्रो सिस्टम नहीं है। आज थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य या आज्ञा पालन अनुस्थापन? तो इसमें कोहलबर्ग के नैतिक तर्क विकास सिद्धांत के जो तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क हैं वो किससे निर्धारित कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा वैश्विक मूल्य, आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत, अभिप्रेरणा अगर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो चुपचाप से मैस्लो लगा देना है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा सिद्धांत, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना किसने दी थी? तो ये आपकी पावलोव ने दी थी। क्रियात्मक अनुकूलन, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी थी? पावलोव ने, स्किनर ने, मैस्लो ने या इनमें से कोई नहीं?
फूलन की संकल्पना आपकी स्किनर ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैस्लो ने यहाँ पर पूछा गया है, से अभी मैंने बताया था व्रोन फ्रेन ब्रेनर किससे संबंधित है। आज थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को क्लियर, तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से 37 से अपना कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।